नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त पर बंद। बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी। निफ्टी की तेजी में रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा योगदान। सेंसेक्स 450, निफ्टी में 119 अंकों की तेजी। दिल्ली सरकार के बजट को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर, आप और बीजेपी में तनातनी बढ़ी। मौसम का किसानों पर दोहरी मार। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में हुई बारिश। इधर मानसून में कम बरसेंगे बदरा। अल नीनो का आना लगभग पक्का। वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल अब तक फरार। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। भगवंत मान बोले, देश के खिलाफ काम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। एनआईए भी जांच में लगी। हंगामे की वजह से आज भी नहीं चली संसद। लोकसभा में सर्वदलीय बैठक रही बेनतीजा। राज्यसभा सभापति की बैठक में नहीं पहुंचे कांग्रेस नेता। नए रूप, रंग और दमदार फीचर्स के साथ Hyundai ने पेश की नई वरना। कीमत 10,90,000 से शुरू। लॉन्च से पहले ही 8,000 बुकिंग। मौसम, हर पल बदलता मौसम हम सबके लिए बड़ी चुनौती हो गई है। अभी फरवरी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े तो मार्च में बारिश हो रही है और कहीं ओले गिर रहे हैं और खेत खलिहानों में फसलें खराब हो रही हैं। मौसम की माया यह है कि मानसून में जब बारिश होती है वो इस बार सूखा रहने वाला है, क्योंकि अल नीनो का आना लगभग पक्का माना जा रहा है। इस बीच यूएन के क्लाइमेट पैनल ने एक बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें कहा है कि क्लाइमेट चेंज एक टाइम बॉम्ब बन गया है। इन सभी खबरों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहले शुरुआत करते हैं आज हुई बारिश से। दरअसल पिछले कई दिनों से भारी गर्मी और उमस झेल रहे मुंबई को सुबह बड़ी राहत मिली। मुंबई में आज सुबह जोरदार बारिश हुई। मुंबई के साथ ठाणे, रायगढ़, नवी मुंबई में भी हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ही गरज के साथ बेमौसम बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग की माने तो आज से उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के हिस्सों में गरज और बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। और अभी बेमौसम बारिश हो रही है तो आगे मौसम की बारिश में शायद बूंदों के लिए तरसना पड़ जाए। इस साल अल नीनो होने की संभावना काफी मजबूत हो गई है। दिल्ली से हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ रहे हैं। तो असीम, बताइए, एक तरफ तो बेमौसम बारिश से किसान मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ जब एक्चुअल में बारिश का मौसम आएगा तब अल नीनो की वजह से सूखा पड़ सकता है, ये डर भी अब सता रहा है। एग्जैक्टली अल नीनो को लेकर क्या अपडेट है? अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो देश में लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, जिसके चलते किसानों की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन आगे चल करके सूखा भी किसानों की परेशानी को बढ़ा सकता है। खासतौर पे कि अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो भारत में मानसून लगातार सामान्य रहा है, लेकिन इस साल जो मौसम वैज्ञानिक हैं ग्लोबली और लोकली, वो अल नीनो को प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इस साल अल नीनो रहेगा। इसका मतलब है कि इस साल सूखा पड़ सकता है। अगर मैं सोमवार की बात करूं तो सोमवार को पेरू कोस्ट में जो सी सरफेस टेम्परेचर से 4 डिग्री का एनोमलीज टेम्परेचर में देखने को मिली, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस बार अल नीनो होगा और इससे सूखा पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर किसानों की यहाँ से परेशानी बढ़ सकती है। जो भी रिजर्वेयर्स है उसमें पानी की मात्रा में कमी आ सकती है। ग्राउंड वाटर जो है वो भी कम हो सकता है और उसके साथ साथ जो चारे के दाम है वो भी बढ़ सकते हैं। तो सरकार ने इसको लेकर के कंटीजेंसी प्लान बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, ताकि अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो उससे परेशानी बढ़ाने में लगे हो। ओले और बारिश से रबी फसलों को भारी नुकसान की खबर है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक किसानों पर कुदरत की मार जारी रह सकती है। देखिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी की खास रिपोर्ट। मौसम ने करवट क्या ली, किसानों की चिंता बढ़ गई। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलों की मार ने सोने जैसी तैयार खड़ी गेहूं की फसल को बर्बाद करके रख दिया है। दिल्ली एनसीआर से लगे उत्तर प्रदेश के दुजाना गांव के किसानों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपना दुखड़ा किससे रोएं। बारिश आज 3 दिन हो लिए बरसते। पहले से हम गाय बिजारों से परेशान, रात दिन रखवाली कर रहे हैं, इनकी बाउंड्री तार लगा रखे हैं, इनसे तो बचा रहे हैं। कुदरत से कैसे बचाएं?
अब हम भी भूखे मरेंगे, बच्चे भी भूखे मरेंगे। हमारा ये 10-12 बीघे खेत है जी, 12 बीघे, और सारा मतलब 90% लेट ही गया बिल्कुल जी। बहुत नुकसान हो गया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत देश के 18 राज्यों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बारिश और ओले पड़े हैं। गेहूं के अलावा सरसों, चना, मसूर, आलू और सब्जियों के उत्पादन में करीब 25% कमी आने की आशंका है। गुजरात में जीरे की 5 से 7% फसल खराब हो सकती है। आम और लीची की बौरों पर भी इसका खासा असर पड़ा है। बारिश के बाद फसलों में कीड़े और कई तरह के रोग लगने की भी आशंका है। नुकसान तो है ही हमारा। कितना करना? नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत होगा। कितने खेत थे, कितना गिर गया सब फसल? 10 बीघे खेत है यो, जी तो सबड़ा गिर गो। सब ऐसे ही है जी, फसल 99% खत्म है। जी। ये तो ढोरों के चारे लिए तक भी नहीं। मौसम विभाग का अनुमान है कि तेज हवाओं के साथ बारिश अगले हफ्ते तक जारी रह सकती है। विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 3-4 दिनों से जो पूरे उत्तर भारत में बेमौसम बरसात शुरू हुई है, वो तो फिलहाल खत्म होने का नाम ले रही है, लेकिन उसी के साथ खत्म होती जा रही है किसानों की उम्मीदें। गेहूं के फसल का हाल तो आपने देखा, अब देखिए सरसों की फसल का हाल। जो फसल काट कर जमीन पर सूखने के लिए रखी गई थी, इसकी एक एक फलियां पूरी तरह से मिट्टी में सन गई हैं, और जो फसल खड़ी है उस पर ओलों की मार कुछ इस कदर पड़ी है कि अब धीरे धीरे पूरी फसल काली पड़ती नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर कुदरत की मार कुछ ऐसी पड़ी है कि किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। कैमरामैन नितिन त्रिवेदी के साथ आलोक प्रियदर्शी, दुजाना गांव, गौतम बुद्ध नगर। तो रिपोर्ट में आपने देखा किस तरीके से किसान परेशान है। एक तरफ बेमौसम बारिश, दूसरी तरफ आसमान से गिरते ओलों से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कहां पर किस फसल को कितना नुकसान हुआ है, इसी नुकसान का आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश बेमौसम आफत। देखिए आज शाम 4:27 पर। बेमौसम बारिश और हद से ज्यादा गर्मी, यही तो है क्लाइमेट चेंज की मार। यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट पैनल ने चेतावनी दी है कि क्लाइमेट चेंज एक चालू टाइम बॉम्ब बन चुका है। अगले 2 दशक में धरती का टेम्परेचर हर हाल में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और इससे भारी तबाही आएगी। एनवायरमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की पूरी रिपोर्ट समझा रहे हैं विपिन भट्ट, देखिए। जी हाँ, तो ये वार्निंग आई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जो ये कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कैसे बढ़ रहा है। एक विस्तृत रिपोर्ट है, आपको बताते हैं कि क्या कहती है ये रिपोर्ट और आगे के लिए क्या बड़ी चेतावनी लेकर आई है। देखिए रिपोर्ट ये कहती है कि ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर, समझ लीजिए क्या होता है। एक तो पानी की सतह है यानी समुद्र है, और दूसरा पृथ्वी की सतह है। एक में एयर टेम्परेचर है, दूसरा वाटर टेम्परेचर, दोनों को मिला के ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर बनता है। और ये 2030 तक किसी भी साल बढ़कर 1.5 डिग्री तक पहुंच सकता है। अभी हमने इससे पहले जो बताया आपको वो था कि ऑलरेडी पहले के दशकों में वो 1.1 डिग्री बढ़ गया है, लेकिन अब खतरा बन पड़ा है कि 2030 तक वो 1.5 डिग्री और बढ़ जाएगा। तुलना हो रही है 1850 से 1900 के बीच का जो समय था वहां के टेम्परेचर की। और उसके ऊपर यह है कि 2 दशकों में हर हाल में 2030 तक तो बढ़ सकता है, लेकिन आने वाले 2 दशकों में हर हाल में ये 1.5 डिग्री बढ़ ही जाना है, ये तय है। यानी आपकी पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री ऊपर होगा। पहले ही 1.1 डिग्री बढ़ चुका है, यानी करीब 2.5 डिग्री हमारी पृथ्वी गर्म हो जाएगी। कैसे कंट्रोल होगा, क्या कोई चांसेस है? कंट्रोल हो सकता है। 2050 तक नेट जीरो एमिशन यानी कि आपका कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। अब 2050 कहने को तो दूर लगता है, लेकिन पृथ्वी के हिसाब से और ये जो पूरा इकोसिस्टम है उस हिसाब से कहना मुश्किल है। क्या ये हो पाएगा? दुनिया भर की सरकारें कोशिश तो कर रही हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे क्या होने वाले हैं ये भी समझ लीजिए। क्लाइमेट का टाइम बॉम्ब ऑन हो चुका है। ये यूनाइटेड नेशंस के अपने वर्ड्स हैं, टाइम बॉम्ब कह रहे हैं वो उसको। पहले सिर्फ बातें होती थी क्लाइमेट चेंज की, अब आपकी आंखों के सामने है। जो अभी अभी खबरें आपने देखी, विनाशकारी मौसम की घटनाएं बढ़ेंगी। बेमौसम बरसात होना, भूकंप आना, सुनामी और इस तरह की चीजें आपको हो सकता है बहुत फ्रीक्वेंटली होते हुए दिखाई दे। ध्रुवों पर से बर्फ का पिघलना तेज होगा। आए दिन आप तस्वीरें देखते हैं कि फला ग्लेशियर का इतना बड़ा टुकड़ा पिघल गया, ये यहां पर टूट के अलग हो गया। ये घटनाएं तेज होंगी और इससे होगा क्या? समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
इसका इंपैक्ट जो होगा दुनिया की कुछ 7 अरब और 8 अरब के बीच की आबादी में से करीब आधी आबादी ने 3.5 अरब से ज्यादा लोग असुरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं बर्फ के पिघलने के लिहाज से और पानी के बढ़ने के लिहाज से। तो यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज का टाइम बॉम्ब ऑन हो चुका है। तो ये आपने देखा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की खास रिपोर्ट कि किस तरीके से बेमौसम बारिश और उसका क्या असर और क्या चेतावनी आगे के लिए दी गई है। शुक्रिया विपिन जी डिटेल्स दिखाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं मार्केट की। दरअसल निफ्टी में आज हमने काफी उतार चढ़ाव देखा। आखिर में हमने बढ़त के साथ क्लोजिंग आते हुए देखी। कई ऐसे दिग्गज स्टॉक्स है जो पूरा सपोर्ट लैंड कर रहे थे मार्केट को। एक तरफ रिलायंस सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद चहक रहा था, दूसरी तरफ बैंकिंग स्टॉक्स में भी तेजी की वजह से सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स लगभग 450 अंक बढ़ा, वहीं निफ्टी 120 अंक चढ़ा। बाजार का हाल समझते हैं सुमित से। तो सुमित बताइए आज के सेशन में कौन कौन सी पॉकेट्स थी जो सबसे ज्यादा शाइन कर रही थी? देखिए आज वैसे तो हैवी वेट्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन मार्केट्स को आता हुआ दिखाई पड़ा और अगर ओवरऑल सिचुएशन में देखी जाए तो एनबीएफसीज, बैंक्स, फाइनेंशियल्स ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। निफ्टी के टॉप गेनर्स में एचडीएफसी लाइफ 4.25% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2.5 से 3% ऊपर और बजाज ऑटो करीब 2.5 से 3% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड 2% नीचे, एचयूएल 2% नीचे, ब्रिटानिया 1.5% नीचे और टेक महिंद्रा करीब 1.25% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में एनआईएसीएल जहां पर तेजी थी, गिरने वाले शेयरों में ट्राइडेंट 3.5% नीचे, जीएमआर एयरपोर्ट 3.5% नीचे, एलएनटी टेक 3% नीचे और फोर्टिस हेल्थकेयर करीब यहां पर भी 2.5% की बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में न्यू इंडिया एश्योरेंस 5% ऊपर, रिलैक्सो 4% ऊपर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 4% ऊपर और इंडिया मार्ट करीब 4% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज बैंकिंग में तेजी थी तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक करीब 2 से लेके 2.5% तक की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और आज बिकवाली थी आईटी में तो एलएनटी टेक, एमफेसिस, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा इन सब में प्रेशर बनता दिखाई पड़ा। 1.5 से लेकर 3% तक की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल आज रिलायंस या हैवी वेट के दम पे मार्केट्स में अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित ये सेक्टर स्पेसिफिक अपडेट बताने के लिए। मार्केट का हाल कहां सबसे ज्यादा एक्शन रहा, लेकिन केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया का कहना है कि अभी मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है मगर आने वाले दिनों में निफ्टी में 1000 अंकों की रैली आ सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिलायंस के शेयर में बने रहना लंबे समय के लिए फायदेमंद है। तो पिछले 3-4 दिन से बाजार इंट्राडे में नीचे के स्तरों की तरफ धसा करके परख रहा है लोगों के भय को, पर बाजार घट नहीं रहा लास्ट 4 दिन से। मैं एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है अगर कल नहीं तो परसों एक ऐसा फर्म रिवर्सल बने कि एक बार वापस निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली करीब आ जाए। मैं सिर्फ रैली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट अभी भी ट्रिगर करने के लायक कॉल को पैटर्न्स नहीं। हो सकता है यहां से लॉन्ग टर्म बुल मार्केट रिलायंस में शुरू हो जाए, जिसको मैं अभी नहीं कह सकता। और हो सकता है कि एक बार वापस इन उछले स्तरों पर जाकर 2830 के आसपास फिर से वापस 2200 आए और उसके बाद अगले 2 साल की इसके अंदर बेतहाशा तेजी बन जाए। तो मैं तो जी पैटर्न्स का गुलाम हूं। कोशिश करते हैं हम अपने विचार, अपने मन की बात कुछ करें नहीं, जो मार्केट कहे वही सुनना है और वही कहना और वही करना है। तो मार्केट कह रहा है रिलायंस को बेचने वाला नुकसान में रहेगा। तो आपने सुना मार्केट पर उनका व्यू, रिलायंस जैसे स्टॉक पर व्यू जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, सीएनबीसी आवाज का जो स्वामित्व हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है, क्योंकि नेटवर्क 18 टीवी 18 वो कंपनियां जो सीएनबीसी आवाज को ऑपरेट करती हैं और जिन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज कंट्रोल करता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर और रुख कर लेते हैं। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह की घेराबंदी तेज हो गई है। पंजाब पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी उसकी तलाश कर रही है। एनआईए भी अब मामले की जांच में शामिल हो गई है। अमृतपाल सिंह पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगा दिया गया है। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में इसकी जानकारी दी है। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब अमृतपाल देश की सुरक्षा के लिए खतरा था तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। सरकार के 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, साथ ही पकड़े गए तो अमृतपाल कैसे भाग गया। ये सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। और अमृतपाल केस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर
पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और अमृतपाल मामले में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं संवाददाता मनोज राठी। मनोज, बताइए अमृतपाल मामले में अब तक क्या अपडेट है? अमृतपाल कहां फरार है, क्या जानकारी अब तक? देखिए, जैसे आपने भी बताया कि अमृतपाल को लेकर, ऑपरेशन अमृतपाल जो चल रहा है उसको लेकर लगातार पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ साथ जो इंटेलिजेंस है उस पर भी काम किया जा रहा है। कई 114 लोग जो अभी गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, उसको लेकर भी उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जो वेपन्स उनके पास से रिकवर हुए हैं, कई लीगल हैं, कई इलीगल हैं, जो कार्ट्रिज हैं उनके पास से रिकवर हुए और उसमें काफी चीजों का खुलासा पंजाब पुलिस ने किया है। खुद आज थोड़ी देर बाद ही 5 बजे करीब जो आईजी पुलिस हेडक्वार्टर है सुखचैन सिंह गिल, वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपडेट जो है वो देंगे। इसके साथ साथ जैसे हाईकोर्ट के बारे में आपने बताया कि हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि आखिर अमृतपाल गया कहां। जब उसके साथी गिरफ्तार हुए हैं, उसके जो समर्थक थे, जो करीबी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, तो आखिर अमृतपाल कहां पर है? 80,000 पुलिस यहां पर तैनात की गई थी, लगातार तलाश जारी थी, लेकिन आखिर अमृतपाल का है? अगर वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा था तो पुलिस ने पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे कई सवाल जो है वो दिए गए हैं और इस पे अब जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जैसे पुलिस जो अब इंफॉर्मेशन दे रही है कि इसमें इंटेलिजेंस जो मिल रही है या फिर जो खुफिया एजेंसी है या फिर जो एजेंसीज है एनआईए, वो भी इस पर काम कर रही है और इसमें कई चीजों का खुलासा हुआ है। कई सीसीटीवी वीडियो सामने आई है, कई टोल प्लाजा की सीसीटीवी से लेकर कई ऐसी इंटरनल रोड की भी सीसीटीवी सामने आई है जिसमें उनकी गाड़ियां जो है वो भागती नजर आ रही हैं और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं। इसको लेकर काफी पुलिस का जो इंटेलिजेंस है काम किया जा रहा है। हालांकि अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक पुलिस का कहना है कि अमृतपाल गिरफ्त से बाहर है और उसकी लगातार तलाश की जा रही है। दूसरे स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो करने के बाद भी बॉर्डर एरिया सील किए गए हैं। खासकर अगर हम बात करें नेपाल बॉर्डर और भी कई बॉर्डर जो है वो सील किए गए हैं। चेकिंग अभियान लगातार जारी है, लेकिन अमृतपाल आखिर कहां गया, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर हम बात करें, इसमें खुद पुलिस भी मान चुकी है कि आईएसआई का इसमें लीक जो है वो सामने आ रहा है। फंडिंग जो हुई है उसको लेकर भी जो है वो कई चीजें सामने आई है। दलजीत कलसी जो गिरफ्तार पहलू जो हैं उनको पुलिस टटोल रही है, कोशिश पूरी कर रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। शुक्रिया आपका मनोज जी पूरी डिटेल्स बताने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार 7वें दिन कोई कामकाज नहीं हो पाया। बीजेपी विदेश में दिए बयान को लेकर राहुल से माफी की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। आज विपक्षी दलों ने संसद भवन की पहली मंजिल पर जाकर प्रदर्शन किया। हालांकि टीएमसी के सांसदों ने कांग्रेस से अलग प्रदर्शन किया। बीजेपी विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अमेरिका और यूरोप में क्यों गहराया बैंकिंग संकट, कौन है इसका गुनहगार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।